अज़म मुद्दत की तारीख में जब इस्लामी सल्तनत ने अपने वजूद का परचम लहराया तो उसकी आर्थिक ताकत और वसाइल इख्तियार ने दुनिया के नक्शे को ही बदल दिया। इस्लामी दौर का यह खुतबा, जो खिलाफत राशिदा से लेकर उमैयद, अब्बासी, फातिमी और सुल्तानी दौरों तक फैला, न केवल शासकीय ताकत का परिचायक था बल्कि उसकी आर्थिक बुनियाद भी अत्यंत मजबूत और जटिल थी। इस्लामी हुकूमतें अपने व्यापारिक रस्तों, सिक्कों और वाणिज्यिक तजुर्बों के जरिए एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर गई जिसने वसात, हुकूक और तहजीब के नए दौर का आधार रख दिया। यह दौर न सिर्फ अरबों की वसीयत का था बल्कि इसकी हदें यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैली हुई थीं। इस्लामिक वसाइल इख्तियार और रस्तों की जालिया, जैसे सिल्क रोड का वह हिस्सा जिसने चीन से लेकर मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और यूरोप तक का सफर तय किया, इन सब ने इस्लामी वक्त के आर्थिक परिदृश्य को आबाद किया। इन रस्तों पर चलने वाले व्यापारियों ने न केवल माल का आदान प्रदान किया बल्कि विचारों, तहजीब और विज्ञान का भी कारोबार फैलाया। इस्लाम का सिक्का, उसकी नक्काशी और उसकी कीमतें इस्लामी सभ्यता की ताकत का प्रतीक थीं, जो वाणिज्यिक आदान प्रदान का आधार बन गए। खास तौर पर इस्लामी सिक्कों की बनावट, उनकी मुद्राएं और उनके पीछे की अर्थव्यवस्था की रणनीतियां उस दौर की आर्थिक जिंदगी का आईना थीं। इन सिक्कों पर कुरान की आयतें, हज़रत मुहम्मद की तस्वीरें या महत्वपूर्ण हुक्मरानों के नाम अंकित थे। यह सिक्के न सिर्फ व्यापार में इस्तेमाल होते थे बल्कि इनसे एक सामाजिक और राजनीतिक संदेश भी जाता था। इन सिक्कों की नक्काशी में इस्लामी तहजीब की झलक मिलती है, जो न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक वजूद का भी प्रतीक थीं। इस दौर के प्रमुख शख्सियतों ने, जैसे उमैयद हुक्मरान, अब्बासी सुल्तान और सुल्तान सलादीन जैसे फरिश्तों ने आर्थिक नीतियों का निर्माण किया। इन हुक्मरानों ने न केवल व्यापार मार्गों की सुरक्षा की बल्कि मुद्रा प्रणाली में भी सुधार किए। उन्होंने मदीना, बगदाद, कुर्तुबा और दमिश्क जैसे बड़े बाजारों को आर्थिक केंद्र बनाया। इन स्थानों पर व्यापारियों का जमघट रहता था और यहाँ से माल का आदान प्रदान यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच होता था। यह विषय क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस्लामी वाणिज्य और मुद्रा प्रणाली ने न केवल अपने वक्त की आर्थिक तरक्की का आधार बनाया बल्कि यह परंपरा आज भी विश्व की आर्थिक सोच का हिस्सा है। इस्लामी सिक्कों और व्यापारिक रस्तों का अध्ययन हमें यह समझाने में मदद करता है कि कैसे इस्लामिक तहजीब ने वाणिज्य को एक सुसंगठित, मजबूत और स्थिर आधार प्रदान किया। यह न केवल व्यापार का इतिहास है बल्कि वह तहजीब का भी इतिहास है जिसने विश्व के मानवीय मूल्यों, नैतिकताओं और सूझबूझ को आकार दिया। इस डॉक्यूमेंट्री में आप सीखेंगे कि कैसे इस्लामी वसाइल इख्तियार ने दुनिया के व्यापारिक नक्शे को बदला, कैसे सिक्कों की बनावट और उनके पीछे की अर्थशास्त्र ने आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित किया, और कैसे व्यापार मार्गों ने सभ्यताओं के बीच संवाद का पुल बनाया। आप जानेंगे कि कौन कौन से प्रमुख नगर और रास्ते इस वक्त की आर्थिक ताकत का केंद्र थे और किस तरह इस्लामी हुकूमतों ने अपने आर्थिक वजूद को मजबूत किया। इस पूरी यात्रा में हम आपको उस ऐतिहासिक परिदृश्य से रूबरू कराएंगे जिसमें यह वाणिज्यिक और मुद्रा व्यवस्था न केवल एक आर्थिक प्रणाली थी बल्कि एक तहजीब का आधार भी थी। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और उस आर्थिक दुनिया का पर्दाफाश करते हैं जिसने वसात, हुकूक और तहजीब के नए युग का सूत्रपात किया। इस्लामी सिक्कों और व्यापार रस्तों का यह इतिहास न केवल हमारे वक्त का आईना है बल्कि मानवता के साझा विरासत का भी हिस्सा है। सना हिजरी, जब हुजूर की मुबारक दावत आलम इंसानियत में जलवागिर हुई, इस वक्त से लेकर तकरीबन 3 सदियों के दौरान इस्लाम की रोशनी आलम इंसानियत के कोने कोने में फैलने लगी। ये वो दौर था जब खिलाफत राशिद, जिसकी बुनियादें हुजूर की वफ़ात के बाद
हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने रखी, एक अहम ज़र्री की बुनियाद बनी। ये अहम ज़र्री, जिसे हम इस्लामी सुनहरी दौर कहते हैं, न सिर्फ दीनी बल्कि इक्तिसादी, तहज़ीबी और फ़नून लतीफ़ा के मैदान में भी एक बेमिसाल तरक्की का दौर था। इस अहम सुनहरी का सबसे अहम पहलू इसका इक्तिसादी निज़ाम और तिजारती सिलसिले थे, जिन्होंने इंसानियत के तारीख़ में एक नए बाब का आगाज़ किया। इस दौर की सबसे नुमायाँ ख़ुसूसियत ये थी कि ये एक आलमी मईशती मरकज़ बन गया था। इस्लाम के खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में 634 ईस्वी में खिलाफत इस्लामिया एक वसी व अरीज़ सल्तनत में तब्दील हो चुकी थी, जो मशरिक़ से मग़रिब तक, अफ्रीका से वस्त एशिया तक फैल चुकी थी। इस सल्तनत के अंदर एक ऐसा निज़ाम मईशत कायम हुआ था जिसने दुनिया की तारीख़ में पहली बार एक मुनज़्ज़म और मज़बूत मालियाती और तिजारती निज़ाम की बुनियाद रखी। इस ज़माने में हुकूमत न सिर्फ ज़राअत, सनत और तिजारत को फ़रोग़ देती थी, बल्कि इसके ज़रिए से इल्म, फ़नून और तहज़ीब का भी एक नया दौर शुरू हुआ। इस्लामी सल्तनत का एक अहम सबब इसका तिजारती रास्ता था, जो कदीम ज़माने से ही दुनिया के मुख्तलिफ ख़तों को आपस में मिलाता चला आ रहा था। सबसे अहम तिजारती रास्ता जिसने इस्लाम के सुनहरी दौर को इक्तिसादी एतबार से ताकतवर बनाया, वो था रेशा रूट। ये रेशा रूट, जो कि बहरेन अहमर से लेकर वस्त एशिया के ऊंचे मैदानों तक फैलता था, न सिर्फ तिजारती माल की तरसील का ज़रिया था, बल्कि इसने मुख्तलिफ तहज़ीबों को एक दूसरे के करीब किया। इस रास्ते के ज़रिए अरब, ईरानी, रूमी व हिंदी और अफ्रीकी कौमें एक दूसरे से माल व दौलत, इल्म और फ़नून का तबादला करती थीं। इस ज़माने में तिजारत के लिए सबसे अहम चीज़ सिक्काबंदी थी। खिलाफत राशिद के बाद अमवी और अब्बासी खिलाफतों के दौर में सिक्काबंदी के फ़न में नुमायाँ तरक्की हुई। सबसे पहले मुसलमानों ने अपनी सबसे कदीम सिक्काबंदी की, जो कि 696 ईस्वी में अब्दुल मालिक बिन मरवान के दौर में दमिश्क से जारी हुई। ये सिक्का, जिस पर कुरान मजीद का एक मुख्तसर या लिखा हुआ था, एक नए इक्तिसादी दूर की निशानी थी। बाद में अब्बासी खिलाफत के दौर में बगदाद एक अजीम मिरकन तिजारत और सिक्काबंदी का मरकज़ बन गया। यहाँ न सिर्फ सिक्काबंदी का हुनर अपनी बुलंदियों पर पहुंचा, बल्कि इसके ज़रिए से तिजारती लेन देन का निज़ाम भी ज़्यादा मुनज़्ज़म और काबिल एतिमाद बन गया। ये सिक्काबंदी एक मुस्तकिल और काबिल एतिमाद माली निज़ाम के क़याम का सबब बनी। इस्लामी सल्तनत में दैन इस्लाम की तालीमात के मुताबिक ज़कात, अशरा और खराज जैसे मालियाजात जमा किए जाते थे, जिनका इस्तेमाल सल्तनत की तरक्की, फ़ौजी साज़ व सामान और अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए होता था। इसके अलावा तिजारती माल की तरसील और ज़ख़ीरा किए जाने वाले असबाब, ख़ास तौर पर ज़ाफ़रान, इत्र और कीमती पत्थरों की तिजारत बहुत ज़्यादा अहमियत रखती थी। इन सब का इस्तेमाल न सिर्फ दाखिली मईशत को मज़बूत करता था, बल्कि बैरूनी दुनिया के साथ भी एक इक्तिसादी रवाबित कायम करता था। इस दौर का एक और अहम पहलू इल्मी और फ़नून लतीफ़ा के मराकिज़ थे, जिन्होंने इक्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। बगदाद, कुर्तब, फ़ास और बुखारा जैसे शहर सिर्फ इल्मी मरकज़ नहीं थे, बल्कि तिजारती और सनती मराकिज़ भी थे। यहाँ से इल्म व फ़नून के नमूने हुनरमंद दस्तकार और सनतकार दुनिया के मुख्तलिफ ख़तों में अपनी मसनूआत और तजुर्बात लेकर गए। ख़ास तौर पर बगदाद का बैतुल हिकमत, जहाँ इल्म व हिकमत के मैदान में बेमिसाल तहक़ीक़ात होती थीं, इसकी बरकत से न सिर्फ उलूम दीनिया बल्कि तिब, रियाज़ियात, फ़लकियात और कीमिया भी तरक्की करती रही। इस सुनहरी दौर के इक्तिसादी निज़ाम का सबसे बड़ा असर ये था कि इसने इंसानियत को एक मुश्तरका तिजारती और तहज़ीबी प्लेटफ़ॉर्म फराहम किया। इस दौरान अरब, ईरानी और दीगर मुस्लिम अक़वाम के तिजारती मराकिज़ एक दूसरे से जुड़ती चले गए थे और उनके असरात
आने वाली नस्लों के लिए एक मजबूत बुनियाद बन गए। इस वक्त के तिजारती रास्ते, खुतून तिजारत और सिक्का बंदी के निज़ाम आज भी दुनिया के इक्तिसादी निज़ाम की बुनियाद बन चुके हैं। इसका असल राज इसकी सादगी और मजबूती थी, जिसमें दीन इस्लाम के उसूल, अदलो इंसाफ का क़याम और इंसानियत से मोहब्बत बुनियादी अनासिर थे। ये अहम सुनहरी न सिर्फ एक इक्तिसादी इनकलाब था, बल्कि ये एक तहज़ीब की तश्कील, एक फ़िक्री और इल्मी बेदारी का भी अहद था। इस दौरान इंसान के इल्म, फ़नून और तिजारती महारतों ने न सिर्फ मुस्लिम दुनिया को बल्कि आलमी सतह पर भी एक नया रंग दिया। ये वो ज़माना था जब इंसानियत ने अपनी असल कदरों को पहचाना और एक दूसरे के साथ मोहब्बत, इत्तेहाद और अदलो इंसाफ के उसूलों के तहत एक मुश्तरका तरक्की का सफ़र शुरू किया। ये वो सुनहरी दौर था जिसकी रोशनी आज भी हमारे इल्म व फ़नून के चमन को रोशन करती है और हमें सिखाती है कि इक्तिसादी तरक्की सिर्फ माल और दौलत का जमा करना नहीं, बल्कि एक मुस्बत और अदल पर मबनी मुआशरा तश्कील देना है। ज़माने के उस दौर में जब इंसानियत अपनी पहली पहलकदमियां कर रही थी, तब उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्यतः दो चीज़ें मौजूद थीं, एक तो वस्तुएं और दूसरी उस वस्तु का स्थानांतरण। यह स्थानांतरण, जिसे हम आज मुद्रा कहते हैं, उस समय के इंसानों के जीवन का अहम हिस्सा था। इस काल में जब व्यापार का मिजाज बढ़ रहा था, तब मनुष्यों को चाहिए था एक ऐसी व्यवस्था जो वस्तुओं की अदलाबदली को आसान, तेज और भरोसेमंद बनाए। और इसी जरूरत ने एक नए युग का सूत्रपात किया, मुद्रा का आविष्कार। प्राचीन काल में जब इंसान अपने उत्पादन और खपत के बीच ताज़ा संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था, तो सबसे पहली व्यवस्था वस्तु विनिमय की थी। इस व्यवस्था में वस्तुएं सीधे ही बदली जाती थीं, मसलन अनाज के बदले आग या फिर वस्त्र के बदले अनाज। परंतु इतनी सरल व्यवस्था भी अनेक कठिनाइयों को जन्म देती थी। दोनों पक्षों का सामान, मात्रा, गुणवत्ता और आवश्यकतानुसार मिलना जरूरी था, और यह सब जटिलताओं का कारण बनता था। इसीलिए इंसानों ने सोचा कि क्यों न वस्तुओं का मानक बना दिया जाए और फिर उसी मानक के आधार पर विनिमय किया जाए। यही विचार प्रारंभिक मुद्रा व्यवस्था का आधार बना। मिस्र, मेसोपोटामिया और सूडान जैसे इलाकों में लगभग 30वीं सदी ईसा पूर्व से ही धातु की वस्तुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में होने लगा था। उन काल में तांबा, सोना और चांदी जैसी धातुओं का प्रयोग सबसे अधिक हुआ। मिस्र में तांबे के टोकने और सोने की मोहरें व्यापारिक लेनदेन में इस्तेमाल होने लगीं। इसी तरह मेसोपोटामिया में सिलेंडराकार की चांदी की मोहरें व्यापार के मानक बन चुकी थीं। परंतु इन सब मुद्रा प्रणालियों में सबसे बड़ा परिवर्तन उस समय आया जब फारस की खलीफत ने अपने शासनकाल में नए मानक विकसित किए। खिलाफत राशिदा के दौर में, जो 632 ईस्वी में खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु के नेतृत्व में शुरू हुआ, तब मुद्रा के क्षेत्र में एक नई क्रांति हुई। इस दौर में अरबों ने अपने व्यापारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए धातु की मोहरों का प्रयोग शुरू किया। इन मोहरों का निर्माण उस समय के मशहूर किस्र और फारस के कलाकारों की मेहनत का परिणाम था। इन मोहरों पर कुरानी आयतें, हज़रत मुहम्मद का नाम और विभिन्न प्रतीक चिन्ह उकेरे गए। इस तरह मुद्रा का प्रयोग सिर्फ वस्तु का स्थानांतरण नहीं, बल्कि एक पहचान और भरोसे का स्रोत भी बन गया। मुद्रा के इस परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन मोहरों को एक मानक पर स्थापित किया गया। उस समय अरब प्रायद्वीप में व्यापारिक लेनदेन का दायरा बढ़ता जा रहा था। मक्का, मदीना, कासिम और फुरात के इलाके इन मोहरों का प्रयोग कर अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत बना रहे थे। यह मोहरें न केवल आर्थिक लेनदेन का आधार थीं, बल्कि इन पर लिखे गए नाम और प्रतीक हुक्मरानों की सत्ता और धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक भी थे।
मुद्रा के इस दौर में एक और अहम बात यह थी कि इन मोहरों में वजन और धातु की शुद्धता का ध्यान रखा जाता था। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि किसी भी तरह का छलफरेब न हो सके। उन मोहरों का वजन, पैमाना और धातु की शुद्धता एक सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बन गई। इस प्रक्रिया ने मुद्रा को एक ईमानदार और भरोसेमंद माध्यम बना दिया। यह व्यवस्था धीरे धीरे पूरे अरब प्रायद्वीप में फैल गई और फिर यह मुस्लिम सल्तनत के दूसरे इलाकों में भी फैलती चली गई। समय के साथ इस मुद्रा व्यवस्था ने और भी परिष्कृत रूप ले लिया। उमैयद और अब्बासिद हुक्मरानों ने अपने अपने शासनकाल में अपनी मुद्रा को जारी किया। इन मोहरों पर हुक्मरान का नाम, तारीख और उनके परिचय के प्रतीक उकेरे गए। इस तरह मुद्रा का इतिहास सिर्फ आर्थिक माध्यम नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और राजनैतिक दस्तावेज भी बन गया। इस समय अरबों ने अपने व्यापार, कर और करकुनी व्यवस्था को एक नए स्तर पर पहुंचाया। मुद्रा का यह आविष्कार न केवल आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का आधार था बल्कि इसने मुस्लिम सल्तनत की एकता और शक्ति का भी प्रतीक बना। यह मुद्रा प्रणाली बाद में यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई इलाकों में फैल गई और मानव सभ्यता के एक महत्वपूर्ण अध्याय का हिस्सा बन गई। उस समय से जब इंसान ने मुद्रा का प्रयोग शुरू किया, तब से यह उसकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई। इस प्रक्रिया में इस मुद्रा ने इंसानों के बीच भरोसे, मानक और समर्पण का एक ऐसा पुल कायम किया जो आज भी मानव सभ्यता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। इस्लामी सिक्कों की डिजाइन और प्रतीकात्मकता का विषय उस युग की तहजीब और तस्किरा का अनमोल खजाना है, जो न सिर्फ आर्थिक बल्कि दार्शनिक और धार्मिक स्तर पर भी एक नई उमंग और तहजीब का इजाफा करता है। जब हम इस्लामी मोहरों की बात करते हैं तो हमें उनके बोलबाले और उनके पीछे छुपी गहरी मारिफ का भी जायजा लेना चाहिए, जो उस दौर की सोच, उसूल और उस वक्त की हकीकत की झलक पेश करते हैं। सन 602 ईस्वी में हजरत मुहम्मद का मदीना में दाखिल होना इस्लामी तारीख का एक मील का पत्थर था। इसी साल से इस्लाम की नई तहजीब का आगाज हुआ और साथ ही नए आर्थिक इंतजामात का भी सिलसिला शुरू हुआ। उस समय के अरब के मुआशरे में व्यापार और बदली का चलन तो पहले से मौजूद था, लेकिन मोहरें और मुद्रा का इस्तेमाल नहीं था। उस दौर में लोग अपने माल और खिदमात की कीमतें बयां करने के लिए वस्तु और सामान का सहारा लेते थे। मगर जब इस्लाम ने अपने हुक्म और आदाब के साथ एक नई मुद्रा का इजाफा किया, तो ये जरूरी हो गया कि एक ऐसी मुद्रा का इनकार किया जाए जो न सिर्फ आर्थिक बल्कि धार्मिक और तहजीबी भी हो। मुल्क इस्लाम में पहली बार मुहम्मद के दौर में ही सिक्कों की डिजाइन का सिलसिला शुरू हुआ। उस वक्त के मोहरें आम तौर पर ताम्र, सोने और चांदी के बने होते थे, जिन पर उस वक्त के खलीफाओं के नाम या उनके खिताब लिखे होते थे। ये मोहरें न सिर्फ आर्थिक लेन देन का माध्यम थीं, बल्कि उनकी डिजाइन इस्लाम की एक नई तहजीब का प्रतीक भी थी। इस्लाम ने पहले तो अपने हुक्म के मुताबिक इस्लामी मोहरों का प्रयोग शुरू किया, जिन पर आमतौर पर कुरान की आयतें या इस्लामी कलाम का जिक्र होता था। यह उनकी एक नई पहचान थी, जो इस्लाम की ताकत और उसकी विजन का प्रतीक थी। मगर यह सिलसिला सिर्फ धार्मिक प्रतीकों तक ही सीमित नहीं रहा। कालांतर में इस्लामी दुनिया में सिक्कों की डिजाइन और प्रतीकात्मकता ने एक गहरी तहजीबी और दार्शनिक झलक दी। मसलन अमीर खुसरो, जो अपने दौर के मशहूर शायर और दार्शनिक थे, उन्होंने अपने वक्त के मोहरों पर अपने कलाम और उसूल की झलक छोड़ी। इन मोहरों पर कुरान की आयतें, खिताब और मगरिब की तारीख के साथ साथ उस शख्स या हुक्मरान का नाम भी लिखा होता था जो उस दौर का हाकिम था।
इन डिजाइनों का मकसद न सिर्फ लेन देन की सच्चाई और भरोसेमंदी को बढ़ावा देना था, बल्कि एक तहजीबी पहचान की भी तामीर करना था। इसी सिलसिले में खलीफा उमर इख्ताब रजी अनहु के दौर में मोहरों की डिजाइन में खास बदलाव आया। उन्होंने अपने खास हुक्म से सिक्कों पर कुरान की आयतें और इस्लामी इल्म का एक पाठ लिखवाया। यह मोहरें न सिर्फ आर्थिक बल्कि धार्मिक साक्ष्यों का भी काम करती थीं। उस दौर के हुक्काम का मानना था कि इस तरह की डिजाइन मुसलमानों की तहजीब और दीन के प्रति उनकी वफादारी का सबूत है। बाद में उमय्यद खानदान के दौर में जब इस्लामी सल्तनत का विस्तार हुआ तो सिक्कों की डिजाइन भी अपने आप में एक नई दुनिया की तस्वीर पेश करने लगी। मसलन अमीर खुशूश की मोहरें, जिन पर उस वक्त के खलीफा के नाम के साथ साथ उस वक्त की ताजगी और ताकत की निशानियां भी थीं। इन मोहरों पर अक्सर इस्लामी हुकूमत के प्रतीक जैसे कि हज़रत खलीफा वलीद रजी अनहु का नाम और कुरान की आयतें लिखी होती थीं। इन डिजाइनों का मकसद न सिर्फ भरोसेमंदी बढ़ाना था, बल्कि एक ऐसी तहजीब का निर्माण भी था जो उस दौर की ताकत और उसकी पहचान को वजूद में लाती थी। मगर इस्लामी सिक्कों की डिजाइन का सबसे हसीन पहलू यह था कि इसमें प्रतीकात्मकता का अहम स्थान था। जैसे कि अक्सर मोहरों पर कुरान की आयतें या अल्लाह का नाम लिखा होता था। इससे मुसलमानों को अपने ईमान की याद दिलाने और उनके दिलों में अल्लाह की हिकमत और ताकत की झलक पैदा करने का मकसद था। इसके अलावा कई मोहरों पर चांद और सितारे जैसे प्रतीक भी दिखाई देते थे, जो उस दौर के इस्लामी खिताब और ताजगी को दर्शाते थे। इन प्रतीकों का इस्तेमाल इस्लाम की उसूलियत और उसकी तहजीब की पुख्तगी का प्रतीक था। 16वीं सदी के अंत और 10वीं सदी की शुरुआत में इस्लामी दुनिया में सिक्कों की डिजाइन ने एक और अहम मोड़ लिया। उस दौर में मोहरों पर कुरान की आयतों के साथ साथ हुक्काम और हुक्मरानों का नाम भी जता दिया जाता था। इन डिजाइनों का मकसद न सिर्फ लेन देन में ईमानदारी और भरोसेमंदी को बढ़ावा देना था, बल्कि एक ऐसी तहजीब का भी निर्माण था जिसमें दीन और दुनिया का मेल हो। इन मोहरों पर अक्सर उस दौर के मशहूर हुक्मरानों के नाम, उनके खिताब और उस वक्त की राजनीतिक ताकत का भी जिक्र होता था। इस तरह सिक्कों की डिजाइन उनके दौर की ताकत, उसकी पहचान और उसकी तहजीब का आईना बन गई थी। अंततः इस्लामी सिक्कों का डिजाइन और प्रतीकात्मकता सिर्फ एक आर्थिक जरिया नहीं थी, बल्कि वह उस दौर की सोच, उसकी तहजीब और उसकी दार्शनिक झलक का भी प्रतिबिंब थी। ये मोहरें उस वक्त के मुसलमानों की वफादारी, उनके ईमान और उनके उसूलों का पैगाम थीं। इन मोहरों की डिजाइन में छुपी हर छोटी से छोटी बात उस दौर की तहजीब और उस वक्त के सुल्तान और हजरत मोहम्मद की शिक्षाओं का प्रतिबिंब थी। इन मोहरों ने न सिर्फ लेन देन को आसान बनाया, बल्कि मुसलमानों को एक नई तहजीब और पहचान भी दी, जो आज भी इस्लामी सभ्यता के इतिहास का अनमोल हिस्सा है। अज़ीज़ साथियों, आज हम उस अहम दौर में पहुंच रहे हैं जब इस्लामी सल्तनत की आर्थिक तस्वीर अपने पूरे शबाब पर थी। इस्लामी दुनिया का व्यापारिक जाल इतनी मजबूत और विस्तृत था कि इसकी मिसाल कहीं देखने को नहीं मिलती। यह वह दौर था जब अरब प्रायद्वीप से लेकर फारस की खाड़ी, मक्का से लेकर मिस्र, मेसोपोटामिया से लेकर स्पेन तक हर कोना इस्लामी हुकूमत की मजबूत तिजारती रीतियों और खुमारी नेटवर्क का हिस्सा था। इस अध्याय में हम उन मुख्य व्यापारिक रस्तों का जायजा लेंगे जिन्होंने इस्लामी हुकूमत की अर्थव्यवस्था को नए मुकाम पर पहुंचाया। सबसे पहले हमें उस वक्त की भौगोलिक तस्वीर को समझना होगा। मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहर, जहां से इस्लाम का उदय हुआ, उनका व्यापारिक महत्व बहुत बड़ा था। इन शहरों के बीच का रिश्ता सिलसिलेवार रूप से व्यापार के रस्तों को जकड़ने वाला था।
खुशहाली का यह सिलसिला अरब के मरुस्थल से लेकर सीधा पश्चिमी भूमियों तक फैला हुआ था। इस्लामी हुकूमत की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि उसने इन रस्तों को न केवल सुरक्षित किया बल्कि व्यापार को आसान और सुलभ बनाने के लिए नई तकनीकों और व्यवस्थाओं का भी विकास किया। उन मुख्य रस्तों में से एक था शाम का रास्ता, जो अरब प्रायद्वीप से लेकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक फैला हुआ था। यह रास्ता सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस रास्ते के माध्यम से ही अरब व्यापारी व्यापार के नए रास्ते खोजते, नए बाजारों में अपनी वस्तुएं पहुंचाते और अपने माल का आदान प्रदान करते थे। इस रास्ते के किनारों पर बीरूश, दमिश्क और बगदाद जैसे प्रमुख शहर विकसित हुए। इन शहरों ने इस्लामी दुनिया के व्यापारिक केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाई। दमिश्क और बगदाद जैसे केंद्रों ने समुद्री और स्थलीय मार्गों को जोड़कर इस्लामी हुकूमत की आर्थिक ताकत को बढ़ाया। यही नहीं, अरब के व्यापारी अपनी वस्तुओं को यूरोप, भारत, चीन और अफ्रीका तक पहुंचाने के लिए इन रस्तों का इस्तेमाल करते थे। भारत से आने वाली मसाले, रेशम और कीमती पत्थर, चीनी वस्तुएं और अफ्रीकी सोना इन मार्गों से गुजरते थे। इन सिलसिलों ने न केवल अरब अर्थव्यवस्था को समृद्ध किया बल्कि वैश्विक व्यापार का एक बड़ा हिस्सा भी बन गया। इस्लामी खलीफत ने इन रस्तों को सुरक्षित करने के साथ साथ कर व्यवस्था को भी मजबूत किया ताकि व्यापारियों को कोई असुविधा न हो। दूसरा बड़ा रास्ता था सागरीय मार्ग, जिसने अरब बंदरगाहों को यूरोप और एशिया से जोड़ दिया। इस मार्ग पर सबसे अहम बंदरगाह था मसूल और अलज़हीरा, जो आधुनिक स्पेन और उत्तरी अफ्रीका में स्थित थे। इन बंदरगाहों से अरब व्यापारी अपने माल को जहाज़ों में लाद कर दूर दूर के इलाकों तक ले जाते। इस सागरीय व्यापार ने इस्लामी हुकूमत को बहुत समृद्ध किया। खास तौर पर इस मार्ग ने यूरोप में इस्लाम की तहजीब और विज्ञान का प्रसार किया। अरब के व्यापारी और नाविक अपने अद्भुत जहाजी हुनर के साथ इन समुद्री मार्गों को इतना सुरक्षित बनाते गए कि समुद्री रास्ता कभी भी बंद नहीं हुआ। अरब नाविकों की इस दक्षता ने दुनिया को समुद्र के रास्ते नई सभ्यताओं से मिलवाया। इसके अलावा इस्लामी हुकूमत ने इन रस्तों पर सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया। खलीफत राशिदा और उमय्यद हुकूमत ने इन मार्गों को घेराबंदी, सुरक्षा चौकियों और कस्बों के निर्माण से समुचित संरक्षण दिया। इन शहरों और कस्बों में व्यापारिक बाजारों का जाल बिछा था, जहां से हर कौम के व्यापारियों का आना जाना लगा रहता था। इन रस्तों पर चलने वाली व्यापारिक गाड़ियों और जहाज़ों पर सुरक्षा का पूरा जिम्मा हुकूमत का था, ताकि कोई भी बाहरी खतरा इन व्यापारिक चैनलों को बाधित न कर सके। इस पूरे तंत्र ने इस्लामी हुकूमत की आर्थिक ताकत को मजबूती दी और साथ ही विदेशी वस्तुओं का आयात निर्यात भी सुगम बना दिया। इन व्यापारिक रस्तों ने न सिर्फ आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव भी लाए। नए विचार, नई तकनीकें और नई तहजीबें इन मार्गों से आकर इस्लामी दुनिया के हर कोने में फैल गईं। इस तरह इन मुख्य व्यापारिक रस्तों ने इस्लामी हुकूमत को एक आर्थिक महाशक्ति में तब्दील कर दिया। अंत में यह कह सकते हैं कि इन रस्तों का जाल ही नहीं बल्कि इन रस्तों का संचालन, सुरक्षा और समन्वय इस्लामी हुकूमत की आर्थिक शक्ति का आधार था। इन मार्गों की बदौलत ही इस्लामी विश्व ने अपने आर्थिक और तजुर्बे को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। इन रस्तों ने न सिर्फ अरब देशों को बल्कि पूरे विश्व को एक नई आर्थिक तहजीब और नई ताकत दी। यह वह दौर था जब इस्लाम ने अपने आर्थिक शौर्य और व्यापारिक कद्र को पूरी दुनिया में स्थापित किया, और इन मुख्य रस्तों की बदौलत ही खलीफत राशिदा से लेकर उमय्यद और अब्बासी दौर तक हर दौर में इस्लामी हुकूमत का आर्थिक जज्बा कायम रहा। उन दिनों के कारोबार की जादुई दुनिया में
कुछ शहर ऐसे थे जो न केवल अपने वजूद के लिए बल्कि इस्लामिक दुनिया के आर्थिक और व्यापारिक इतिहास के वास्ते भी मशहूर थे। इन शहरों की रौनक, उनका व्यापार और उनके कारोबारी रास्ते आज भी इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हैं। इन शहरों में सबसे ऊपर थे बगदाद, दमिश्क, काहिरा और उनके इलाकों की तरक्की का सिलसिला। इन शहरों ने अपने अपने दौर में उस्मानिया सल्तनत की अर्थव्यवस्था का आधार बनाया और उनके बीच का व्यापारिक सिलसिला इस्लामिक सभ्यता के सुनहरे दौर का प्रतीक बन गया। बगदाद, जो 802 ईस्वी में अब्बासी खिलाफत का केंद्र बना, अपने समय का सबसे महान व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था। इस शहर की बनावट, उसकी सड़कों का जाल और बाजारों की रौनक इस्लामिक दुनिया का दिल कहे जा सकते हैं। यहाँ के बाजारों में सोने चांदी के वजनी सिक्के, बेहतरीन रेशमी रजाई, मसाला, जड़ी बूटियां और हस्तशिल्प की अद्भुत वस्तुएं मिलती थीं। यहाँ का बाजार बगदाद की सांसों की तरह था, जिसमें लाखों लोग रोजाना कारोबार करते। इस्लामिक सिक्कों की यहाँ ढेरों किस्में मिलती थीं, जो विश्व के हर कोने से आए व्यापारियों की जेबों में झलकती थीं। दमिश्क, जो उस्मानिया सल्तनत का एक अहम शहर था, अपने व्यापारिक रास्तों का केंद्र था। यह शहर अपने ऐतिहासिक मीनारों, भव्य मस्जिदों और मसालेदार बाजारों के लिए मशहूर था। यहाँ का बाजार खुतुबिया व्यापार का एक ऐसा केंद्र था जहाँ से विश्व के हर कोने से व्यापारी अपनी वस्तुएं लाते थे। दमिश्क का सिल्क, इसकी मसालेदार खुशबू और यहाँ की हस्तशिल्प की वस्तुएं पूरे विश्व में मशहूर थीं। यहाँ के कारोबार में मुख्य रूप से रेशम, मसाले, सुगंधित तेल और कीमती धातुएं शामिल थीं। यहाँ के सिक्के, जो खासकर सिल्वर और गोल्ड के थे, व्यापारियों की आंखों का तारा थे। इन सिक्कों में उस दौर की खासियत यह थी कि इन पर कुरान की आयतें और हज़रत मोहम्मद की हदीसें खुदी हुई थीं, जो इस्लामिक तहजीब का प्रतीक थीं। काहिरा, जो फातिमी खिलाफत का केंद्र था, अपने व्यापारिक मकानों, शानदार नीलकतों और व्यापारिक रास्तों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ का बाजार सीने आलम वाकई में विश्व का एक बड़ा व्यापार केंद्र था। काहिरा का व्यापारिक नेटवर्क अफ्रीका, एशिया और यूरोप तक फैला हुआ था। यहाँ के सिक्के, जो असली सोने और चांदी के थे, व्यापार का मुख्य आधार थे। इन सिक्कों पर उस दौर की शाही हुकूमत की मोहरें और कुरान की आयतें खुदी हुई थीं, जो व्यापार की ईमानदारी और पारदर्शिता का प्रतीक थीं। यहाँ का व्यापार मुख्य रूप से सोने चांदी के वजनी सिक्कों पर आधारित था, जो इस्लामिक व्यापार की एक अनूठी मिसाल था। इन शहरों के अलावा इस्लामिक सभ्यता का व्यापार नेटवर्क इन शहरों से बाहर भी फैला हुआ था, जैसे कि बगदाद से पश्चिम की तरफ अम्मान और खलीफा की राजधानी मक्का और मदीना तक, जहाँ से ईमानदारी और धार्मिक आस्थाओं का व्यापार चलता था। पूर्व में बगदाद से हल्का शाम तक और उत्तर में कासिम, हजरत उमर फारूक का शहर, यहाँ व्यापार के खजाने भरे हुए थे। इन शहरों के बीच के रास्ते बहुतेरे रास्तों से जुड़े थे, जिनसे ईमानदारी, समर्पण और मेहनत का व्यापार चलता था। अक्सर इन शहरों का व्यापार सिर्फ माल का लेन देन नहीं था, बल्कि यह तहजीब, सभ्यता और संस्कृति का भी व्यापार था। यहाँ की मस्जिदें, मकाबरे और पुस्तकालय इस्लामिक ज्ञान और तहजीब के केंद्र थे। इन शहरों के बाजारों में कुरान की तिलावतें, हदीसों का जिक्र और मोहम्मद की नसीहतें व्यापारी और ग्राहक दोनों को ईमानदारी की सीख देते थे। यहाँ का सिक्का सिर्फ मुद्रा नहीं, बल्कि उस दौर की तहजीब का प्रतीक था, जिसमें हर तिजोरी में कुरान का वजन था, हर व्यापार में उसूलों का पालन। बगदाद, दमिश्क और काहिरा जैसे शहर अपने अपने दौर में बाजार की रौनक और व्यापार के लिहाज से इस्लामिक दुनिया का आकाश थे। इन शहरों ने अपने व्यापारिक रास्तों से न केवल आर्थिक तरक्की की,
बल्कि इस्लामिक तहजीब और सभ्यता को भी फैलाया। इन शहरों की रौनक, उनकी मस्जिदें, बाजार और सिक्के आज भी इस्लामिक सभ्यता के सुनहरे दौर की याद दिलाते हैं और साबित करते हैं कि व्यापार सिर्फ माल का लेन देन नहीं, बल्कि ईमानदारी और तहजीब का भी नाम था। अद्भुत व अद्वितीय शरफत और तरक्की के उस दौर में जब इस्लामिक सल्तनतें अपने उरूज पर थीं, उस समय मुद्रा की अहमियत अनमोल थी। उस समय के हर कारोबार, हर बड़ी बड़ी मुआशरे की इख्तियारें और हर कदरेमंद तहजीब के दस्तूर, इनामात और बाजार की रिवायतें इन सिक्कों से ही शुरू होती थीं। मकाम ज़ारत की हर जंग, हर ख्वाब और हर तरजीह इन सिक्कों के बगैर मुकम्मल नहीं थी। इस्लामिक खिलाफत की हुकूमतों ने इन सिक्कों को सिर्फ यकीन और मुआशरे की रियासत का साक्ष्य नहीं बनाया, बल्कि इनसे तहजीबों का आदान प्रदान और सांस्कृतिक इख्तियार भी हुआ। यह सिक्के, जिनमें हज़रत मुहम्मद की फजीलत और अल्लाह के नाम की शान थी, उनके ज़रिए वजूद की ताकत और इख्तियार का पैगाम फैला। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौर में सन 634 ईस्वी में पहली बार इस्लामिक हुकूमत ने मुद्राओं का आह्वान किया। उस दौर में मक्का और मदीना का मुअत्तल सिक्का, जो कुरान की आयतों और हज़रत मुहम्मद के नाम से मुहर्रर था, तजारत की रीतियों का आधार बना। इन सिक्कों पर कुरान की आयतें और हज़रत मुहम्मद के नाम लिखे जाते, जो न सिर्फ बेमिसाल भरोसे का पैगाम देते, बल्कि इनसे उस दौर की तहजीब और असलियत का भी पता चलता था। मुगलकालीन दौर में, जब अब्बासी सल्तनत का साम्राज्य अपने उरूज पर था, उस समय के सिक्के, खासकर बगदाद की गुलिस्तान खिलाफत, दुनिया के बाजारों में अपनी एक अलग पहचान रखते थे। इन सिक्कों पर तरह तरह की मुद्राएं और तस्करी का दौर था। उन सिक्कों में इनामात, खजाना और बाजार की रीतियों का तसव्वुर छुपा था। इन सिक्कों के जरिए न सिर्फ कारोबार चलता था, बल्कि तहजीब का भी समागम होता था। उस दौर की जानकारी देती हुई मसरूफान की खानदानें, व्यापारी और मुआशरे के हर तबके को इन सिक्कों ने एकता और भरोसे का पैगाम पहुंचाया। इन सिक्कों पर लिखी हुई तारीखें, नाम और खिताबें उस दौर की तारीख और हुकूमत के दस्तूर का भी बखूबी इजहार थीं। अंग्रेजों के आगमन से पहले इस्लामिक दौर में सिक्कों का इस्तेमाल कारोबार की रीतियों में अनिवार्य हिस्सा बन चुका था। 14वीं सदी में मुअत्तल कुरानी सिक्कों के साथ खलीफा अमीर खिलाफ की तस्वीरें और इस्लामिक नारे इन सिक्कों का हिस्सा बन गए। इनसे सिर्फ बाजार ही नहीं, बल्कि दरबार भी चलता था। इन सिक्कों की बनावट, जिनमें सोना, चांदी और तांबे का इस्तेमाल होता था, इनकी कीमतें और इन पर जुबान की शान उस समय के समूचे मुआशरे का आईना थीं। इन सिक्कों का सिलसिला, जिसमें खलीफा का नाम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौर की तारीखें और कुरान की आयतें, उस समय के तहजीब और तजुर्बे का सबूत थीं। इन सिक्कों की बनावट का सबसे बड़ा रहस्य यह था कि वे सिर्फ इख्तियार और कारोबार का जरिया नहीं थे, बल्कि यह तहजीब और सानिया का भी एक माध्यम थे। तजारत में इन सिक्कों का इस्तेमाल सादगी और भरोसे का प्रतीक था। इन्हीं सिक्कों के जरिए मजहब की रौनक, तहजीब का पैगाम और उस दौर की सच्चाई का इजहार होता था। इन सिक्कों पर लिखी हुई मुहावरे, नारे और नाम उस दौर की तहजीब का हिस्सा बन गए। इन सिक्कों का इस्तेमाल सिर्फ व्यापार का माध्यम नहीं, बल्कि तहजीब और तज़किरा का भी जरिया था। मुल्के इस्तिराब के दौर में, जब यूरोप की नज़रें इस्लामिक दुनिया पर पड़ी, तो इन सिक्कों की अहमियत और बढ़ गई। यह सिक्के, जो उस समय के अरब, फारसी और तुर्की मुआशरे की पहचान थे, व्यापार और तहजीब का पुल बने। इन सिक्कों के जरिए सांस्कृतिक बदलाव और तहजीब का फैलाव हुआ। इन सिक्कों ने न सिर्फ मुआशरे को एकजुट किया, बल्कि इस्लामिक तहजीब और उसकी तासीर को भी चार चांद लगाए। इन सिक्कों का असर उस दौर की तहजीब, रीतियों
और तहजीब के एतबार से आज भी अद्भुत है। यह सिक्के, जिनमें हजरत मोहम्मद के नाम और कुरान की आयतें थीं, उस वक्त की तहजीब का एक अनमोल दस्तावेज हैं। आज भी इन सिक्कों का अध्ययन उस दौर की तहजीब और कारोबार की रीतियों को समझने का एक अहम जरिया है। इन सिक्कों ने न सिर्फ मुआशरे की तरक्की की, बल्कि तहजीब और सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी सिलसिला कायम किया। इन सिक्कों की यादें आज भी हमें उस सुनहरी सल्तनती दुनिया की झलक दिखाती हैं, जब मुआशरे में भरोसा, तहजीब और कारोबार का सामंजस्य था। इन सिक्कों ने उस दौर की तरक्की और तहजीब को अमर कर दिया, और उनकी मिसाल आज भी मुआशरे की बुनियाद का हिस्सा है। उस समय की तारीखों पर नजर डालते हैं तो हमें उस काल की अद्भुत नवाचारों का पता चलता है, जिन्होंने वित्तीय दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव किए। इस्लामिक हुकूमतों ने न केवल अपने धार्मिक और सामाजिक ढांचे को सुदृढ़ किया, बल्कि आर्थिक व्यवस्था में भी ऐसे आविष्कार किए जिनकी मिसाल आज भी दी जाती है। इन आविष्कारों का मुख्य आधार था बैंकिंग प्रणाली का विकास और मुद्रा प्रबंधन के नए तरीकों का आविष्कार। इन नवाचारों ने इस्लामिक सल्तनत को एक ऐसी आर्थिक ताकत बना दिया जिसने विश्व के अनेक हिस्सों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। सुल्तान उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु के शासनकाल में ही वित्तीय सूझबूझ का परिचय हुआ। उन्होंने ही सर्वप्रथम कुरान में वर्णित इस्लामिक वित्तीय सिद्धांतों को आधार बनाकर एक मजबूत बैंकिंग ढांचे का आधार रखा। उस समय का प्रमुख आविष्कार था बैंक खजाना का निर्माण, जो मुद्राओं का सुरक्षित भंडारण और विनिमय का केंद्र था। इस व्यवस्था ने न केवल व्यापारियों को सुरक्षित वित्तीय सेवाएं प्रदान की, बल्कि सरकार को भी अपने वित्तीय संसाधनों का बेहतर नियंत्रण संभव हो सका। उस काल में आबू धाबी खलीफा उमर के निजाम-ए-इक्तिसाद के तहत बैंक खजाना की स्थापना को बड़े पैमाने पर अपनाया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत मुद्रा की हिफाजत के साथ साथ व्यापारियों और सरकारी खातों का लेखा जोखा भी बखूबी संभाला जाने लगा। यह व्यवस्था उस समय की आवश्यकताओं के अनुसार वाणिज्य और वित्त को समर्पित एक अग्रणी कदम था। इस प्रकार मुद्रा का संरक्षण, उसका लेन देन और उसके विनिमय के तरीके सभी को एक सुव्यवस्थित प्रणाली में लाया गया। अधिक विकसित होकर इस्लामिक हुकूमतों ने बैंकिंग में और भी नवीनतम प्रयोग किए। खलीफा मौमून रजी अल्लाहु अन्हु के काल में 8वीं सदी के मध्य में पहली बार मुद्रा प्रबंधन का एक समुचित ढांचा विकसित किया गया। उस युग में मुद्राओं के मानकीकरण का काम हुआ, जिससे विभिन्न प्रांतों में प्रचलित मुद्राओं का आदान प्रदान सुगम हो गया। उस समय यह कदम व्यापार को सरल बनाने और मुद्राओं के वैधता को सुनिश्चित करने के लिए था। इतिहास गवाह है कि उस समय के वित्तीय नवाचारों में सबसे महत्वपूर्ण था मुद्रा इस्तेमाल का नियमन। इस्लामिक हुकूमत ने अपने प्रमुख नगरों में, जैसे कि बगदाद, कुरा, काहिरा और दमिश्क में सरकारी मुद्रा प्रणालियों को लागू किया। इन नगरों में मुद्रा की मानकता और उसकी चमक-धमक पर विशेष ध्यान दिया गया। खासकर बगदाद की खिलाफत राशिदा के दौरान वहां की मुद्रा प्रणाली ने पूरे क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बनाई। इस नवाचार का एक और महत्वपूर्ण पहलू था मुद्रा की स्थिरता और उसकी मान्यता। उस समय यूं तो अनेक मुद्राएं प्रचलित थीं, परंतु खलीफा वलीद बिन उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने 8वीं सदी के अंतिम चरण में मुद्रा इस्तेमाल का एकरूपता स्थापित किया। इससे व्यापारियों और आम जनता को मुद्रा का भरोसा बढ़ा। इस कदम ने आर्थिक स्थिरता का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे व्यापार और वाणिज्य की रफ्तार तेज हो गई। बैंकिंग प्रणाली के इस अद्भुत विकास के साथ साथ इस्लामिक हुकूमतों ने मुद्रा प्रबंधन के नए प्रयोग भी किए। बैंक खजाना के साथ ही वजीर मुद्रा की स्थापना हुई, जो मुद्रा के विनिमय और संरक्षण का दायित्व संभालते थे।
यह पद उस समय वित्तीय स्थिरता और नकदी प्रवाह का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। वजीर मुद्रा का चयन उसकी योग्यता और तजुर्बे के आधार पर किया जाता था। यह पद उस समय के वित्तीय माहौल में विश्वसनीयता और स्थिरता की गारंटी था। मुद्रा प्रबंधन की इन प्रणालियों ने वाणिज्य को ऐसी उड़ान दी जिसने पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया। विश्व के अनेक इलाकों से व्यापारी इस्लामिक हुकूमतों की इन वित्तीय प्रणालियों का लाभ उठाने लगे। इन नवाचारों ने व्यापार के नए रास्ते खोल दिए, सीमाओं को पार कर और विभिन्न मुद्राओं का कुशल विनिमय संभव बनाया। इस तरह इस्लामिक हुकूमतों ने अपने आर्थिक शाही खजाने को मजबूत करने के लिए बैंकिंग और मुद्रा प्रबंधन में न केवल मौलिक बदलाव किए, बल्कि इनका प्रयोग पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। इन नवाचारों का सबसे बड़ा नतीजा था आर्थिक स्थिरता और व्यापार की आत्मनिर्भरता, जिसने इस्लामिक तहजीब को विश्व की अग्रणी आर्थिक शक्ति बना दिया। ये प्रणालियां आज भी विश्व के वित्तीय संस्थानों के आधारभूत स्तंभ हैं, जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सही दिशा में किए गए वित्तीय सुधार किसी भी समाज की तरक्की का आधार बन सकते हैं। इस प्रकार इस्लामिक हुकूमतों की इन अद्भुत नवाचारों ने न सिर्फ अपने दौर का इतिहास रचा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अमिट विरासत छोड़ दी। अल-इख्तिरात और तिजारत के इस दौर में जब अरब वंश ने अपने हुकूमत के इलाकों का विस्तार किया, तो इसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी दौलत और तिजारती रास्तों का जाल था। इन रास्तों ने न केवल माल का आदान प्रदान आसान बनाया, बल्कि एक ऐसी तहजीब और इल्म की रवानी भी शुरू की जिसने दुनिया के नक्शे को बदल कर रख दिया। उस समय के अरब व्यापारियों ने अपने कारवां यात्रा को न सिर्फ माल की पहुंच का जरिया बनाया, बल्कि अपने साथ वह एक समृद्ध संस्कृति, वैज्ञानिक सोच और ज्ञान का खजाना भी लेकर आए। इसी वजह से तिजारत ने इस्लामी तहजीब और इल्म के फैलाव में एक अहम भूमिका निभाई। यह बात उल्लेखनीय है कि अरब व्यापारियों का रुख केवल व्यापारिक मकसद से नहीं था, बल्कि वे अपने साथ एक अद्भुत ज्ञान और तहजीब को भी लेकर आए। मक्का और मदीना जैसे केंद्र इस्लाम के उद्भव से पहले भी वाणिज्य के केंद्र थे, और वहां से शुरू होकर अरब व्यापारी दुनिया के हर कोने तक अपनी पैठ बनाते गए। इस्लाम के उद्भव के बाद इन रास्तों ने तीन मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति की: एक, माल का कारोबार; दो, इल्म और तहजीब का प्रचार; तीन, धार्मिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान। खिलाफते राशिदा के दौर में, अर्थात 7वीं सदी के अंत से लेकर 8वीं सदी के मध्य तक, खिलाफते राशिदा ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उस वक्त मक्का, मदीना, बगदाद, दमिश्क और बसरा जैसे केंद्र व्यापार और ज्ञान के मुख्य केंद्र बन गए थे। इन इलाकों में मौजूद बाजार न सिर्फ व्यापार का केंद्र थे, बल्कि यहाँ पर विज्ञान, दर्शन, साहित्य और भाषा का भी प्रकाश फैला। अरब व्यापारी अपने साथ अपने राष्ट्रीय और नस्ली तहजीब के साथ साथ उस समय की विदेशी तहजीबों का भी समागम कराते। इन रास्तों ने यौमे रुखसत के साथ ही ज्ञान की नई परतें खोल दीं। उसी दौर में विश्व भर के इल्म और तहजीबें अपने आप में एक दूसरे से मिलती रहीं। मक्का, मदीना और फिर बगदाद जैसे व्यापारिक केंद्र, जहां पर हिंदू, ईरानी, रोमन और फारसी इल्म के नुमाइंदे आपस में मिलते और संवाद करते। इस्लाम के तहत इन विचारों का आदान प्रदान अपने चरम पर पहुंचा, और यह सिलसिला उन मार्गों के जरिए हुआ जिन पर अरब व्यापारी अपने माल के साथ साथ ज्ञान के रेशमी धागे भी बिछाते गए। उस दौर में अरब व्यापारियों ने न सिर्फ वस्तुओं का कारोबार किया, बल्कि वे अपने साथ वैज्ञानिक ज्ञान, ज्यामिति, रसायन, खगोलशास्त्र और चिकित्सा जैसे इल्म भी लेकर आए। मदीना और बगदाद के मशहूर विश्वविद्यालयों में फारसी और यूनानी विद्वानों के साथ मिलकर अरब वैज्ञानिकों ने अपने नज़ारियों को परिष्कृत किया। इन रास्तों से होकर गुजरते हुए किताबें,
वैज्ञानिक उपकरण और तजुर्बे दुनिया के दूसरे इलाकों में पहुंचे। इस तरह तिजारत का रास्ता विज्ञान और तहजीब का सेतु बन गया। यह भी जरूरी है कि उस दौर के व्यापारियों ने अपनी यात्राओं में अपने साथ न सिर्फ माल बल्कि अपने धर्म, भाषा और संस्कृतियों को भी फैलाया। इस्लाम का संदेश इन रास्तों पर फैलता गया और धीरे धीरे विभिन्न इलाकों में मुसलमान आबादी की तादाद बढ़ने लगी। इस्लामी तहजीब और इल्म का यह प्रसार व्यापारिक रास्तों के बिना असंभव था, क्योंकि जब अरब व्यापारी अपने यात्री और माल लेकर जाते तो अपने साथ नए विचार, नए मान्यताएं और नई विधाएं भी लेकर आते। इस कारण इस्लाम का वजनदार संदेश और उसकी तहजीब व्यापार के रास्तों की बदौलत दुनिया के हर कोने में फैलने लगी। इन रास्तों ने नई नई सभ्यताओं के बीच पुल का काम किया। फारस, सीरियाई, मिस्री और मध्य एशियाई इलाकों में अरब व्यापारियों ने अपने साथ विज्ञान, दर्शन और कला का खजाना पहुंचाया। वहीं इन इलाकों से भी अरब तहजीब को नई ऊर्जा मिली। इस तरह तिजारत और व्यापार का सिलसिला न सिर्फ आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक और तहजीबी भी बना। अरब व्यापारी अपने साथ इल्म और तहजीब का बीज बोते गए, जो समय के साथ फलता फूलता रहा। यह सिलसिला बाद में बयाना तौर पर मुस्लिम साम्राज्य के फैलाव और उसके विस्तार का आधार बना। इस्लामी विश्व में व्यापारिक मार्गों ने वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया, और इसी कारण आज भी यह साबित होता है कि तिजारत ने न सिर्फ माल का आदान प्रदान किया बल्कि यह सभ्यताओं का मेल भी था। यह एक ऐसा जरिया था जिसने मानवता को अपने एकलौते धर्म, एकलौते तहजीब और एकलौते ज्ञान की धारा में बांध दिया। और इस तरह इस्लाम का यह तिजारती रास्ता विश्व इतिहास में एक अमिट निशान छोड़ गया। अफसाने में जब वह दौर आया जब खिलाफत राशिदा अपने चरम पर थी, तो इस्लामी व्यापार रस्तों का जाल पूरे महाद्वीप में फैला हुआ था। इन रस्तों के सहारे न सिर्फ सोने चांदी, रेशम, मसाले और रत्न का आदान प्रदान होता था, बल्कि अफगान, मिस्र, ईरान और अंडालूस तक ज्ञान और तहजीब का समंदर भी बहता था। मगर इस विशाल और ऐतिहासिक नेटवर्क के सामने ही चुनौतियों का मेला भी सजने लगा था, जो धीरे धीरे इसकी लचक और उसूलों को कमजोर करने लगी। 10वीं सदी के आखिर में जब उमैया खिलाफत का दौर शुरू हुआ, उस समय व्यापारिक रस्तों की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अरब के व्यापारी अपने साथ व्यापार का जामा लाते हुए अफ्रीका, एशिया और यूरोप के बीच एक पुल का काम कर रहे थे। फिर जब अब्बासी खिलाफत का उदय हुआ, तो इस नेटवर्क ने अपने पूरे विस्तार के साथ अपने चरम पर पहुंचा। मगर जैसे जैसे सदी बीती, अंदरूनी तकरार, बाहरी हमले और राजनीतिक अस्थिरता ने इस महाधारा को कमजोर करना शुरू कर दिया। 10वीं सदी के मध्य में जब अब्बासी साम्राज्य में गृहयुद्ध की आग फैलने लगी, तो व्यापार के मुख्य मार्गों का नियंत्रण कमजोर होने लगा। उस समय खलिजी और फातिमी सुल्तानेतों का उदय हुआ, जिन्होंने अपने अपने इलाकों में व्यापारिक रास्तों पर अपना कब्जा कायम करने की कोशिश की। इन ताकतवर सुल्तानेतों ने अपने अपने इलाकों को स्वतंत्रता दी, पर साथ ही उसने व्यापार को भी विभाजित कर दिया। इस विभाजन ने रस्तों और केंद्रों को कमजोर कर दिया और व्यापार के एकता के बजाय अनेकता का दौर शुरू हुआ। 10वीं सदी के मध्य में क्रूसेड्स की जंगों ने इस क्षेत्र को गहरा धक्का दिया। यह वह समय था जब यूरोपीय सुल्तानियतें, खासकर फ्रांस और इंग्लैंड, अपने व्यापारिक जहाजों के जरिए पूर्वी रस्तों में घुसपैठ करने लगीं। खजाना और व्यापार के मकसद से इन यूरोपीय ताकतों ने इस्लामी रस्तों पर अपने कब्जे की कोशिशें तेज कर दीं। इन युद्धों ने व्यापार के मार्गों को अस्थिर कर दिया और कई इलाकों में व्यापारिक केंद्र बंद हो गए। इसके साथ ही तुर्की वंश की ताकत भी इस समय अपने चरम पर थी।
सन में सेल्जुक सल्तनत का उठान हुआ, जिसने सुल्तान इस्लाम का खिताब हासिल किया। इन तुर्की हाकिमों ने अपने इलाकों में स्थिरता तो दी, मगर उनके आक्रमण और युद्ध ने व्यापारिक मार्गों को बार बार बाधित किया। विशेषकर जब सुल्तान मालिक शाही ने 20वीं सदी के मध्य में दमिश्क और बगदाद पर कब्जा किया, तो उनके नियंत्रण में आने वाले मार्गों में अस्थिरता और बढ़ गई। इस्लामी दुनिया के अंदर ही स्थिरता की कमी और युद्ध की खौफनाक तस्वीर ने व्यापार को भारी नुकसान पहुंचाया। सन 20वीं सदी के अंतिम चरण में क्रूसेड्स की समाप्ति के बाद भी यूरोपीय व्यापारिक जहाजों ने पश्चिमी रस्तों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, मगर इस्लामिक व्यापारिक रस्तों की कड़ी टूटी फूटी हालत ने इनके प्रभाव को कम कर दिया। उस समय शानदार शहरों जैसे बगदाद, दमिश्क, काहरा और बाइजांत का नाम था, पर उनका आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगा। आर्थिक संकट, करों की बढ़ोतरी और राजनीतिक मतभेदों ने व्यापार को पस्त कर दिया। इन सब ने मिलकर उस विशाल और समृद्ध नेटवर्क को खंड खंड कर दिया। अंत में इस्लामी विश्व में विदेशी ताकतों का दबदबा, भीषण युद्धों और आंतरिक बिखराव ने इस नेटवर्क के गिरने का रास्ता आसान कर दिया। सन 20वीं सदी के अंत में मंगोलों की घुड़सवारी ने बगदाद को तहस-नहस कर दिया और यहाँ से इस्लामी व्यापार की वह रफ्तार थमने लगी जो सदियों से विश्व को जोड़ रही थी। मंगोलों के हमले के बाद इस्लामी दुनिया की किस्मत ने फिर से नई राह पकड़ी, मगर वह पूर्व जैसी ताकतवर और संयुक्त नहीं रह सकी। धीरे धीरे व्यापार के मार्ग बदलने लगे। यूरोपीय नाविक अपनी स्वतंत्रता के साथ नए रास्तों की खोज में लग गए और इस्लामिक नेटवर्क खंड खंड होकर रह गया। यह गिरावट न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक और तहजीबी मोर्चे पर भी गहरी असर डाल गई। व्यापार के साथ साथ ज्ञान और संस्कृति का भी आदान प्रदान रुकने लगा। शहरों की रौनक कम होने लगी और लोगों का जीवन स्तर गिरने लगा। व्यापारिक केंद्रों का वैभव धूल में मिल गया और इस्लामिक सभ्यता की उस सुनहरी दौर की यादें रह गईं, जैसे कोई ख्वाब। मगर इस सब के बीच यह भी याद रखना चाहिए कि यह गिरावट स्थायी नहीं थी। इस्लामी दुनिया ने अपने अंदर नई ताकतें और नए रास्ते खोजे और फिर से इह्या का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन उस दौर की चुनौतियों का सामना करते हुए इस्लामिक नेटवर्क की इस गिरावट ने हमें यह सिखाया कि स्थिरता और एकता का महत्व कितना है। यह सबक आज भी हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर है कि कैसे एकता और तहजीब का जज्बा ही किसी सभ्यता की असली ताकत होती है। सदियों तक इस्लामिक सल्तनतों ने न केवल अपने धार्मिक और सामाजिक ढांचे को सुदृढ़ किया, बल्कि उनके आर्थिक तंत्र और व्यावसायिक रीतियों ने विश्व के नक्शे पर एक नई आर्थिक क्रांति का सूरज उगाया। यह परंपरा, जिसने तख्ते खिलाफत को एक अमन पसंद और समृद्ध मुआशरे का अड्डा बना दिया, आज भी वजूद में है। इस्लामिक व्यापारिक हुकूमतों की यह विरासत उनके विकसित व्यापार मार्गों, मुद्रा प्रणाली और आर्थिक सोच का अजूबा है, जिसने सदी दर सदी विश्व के आर्थिक तंत्र को प्रभावित किया। यह विरासत, जो अरब प्रायद्वीप से लेकर पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप तक फैली हुई थी, उसकी जड़ें उस दौर में गहरी थीं जब मुसलमान अपने व्यापारिक रास्तों पर निकलते थे। 8वीं सदी में अमीर खुलफा अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के काल से ही इस्लामिक व्यापार ने अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी थीं। इस दौर में अरब के वाणिज्यिक केंद्र जैसे मक्का और मदीना व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए। इन शहरों ने न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी केंद्र बनकर दुनिया को एक नई आर्थिक दृष्टि दी। खिलाफते राशिदा के दौर में, विशेषकर उमैयद और अब्बासिद हुकूमत के समय, इस्लामिक व्यापार ने अपने विस्तार का नया आयाम छुआ। मशरिक और मग़रिब के शहर जैसे कुता, बगदाद, दमिश्क और काहिरा विशाल व्यापारिक केंद्र बन गए।
इन शहरों के बीच सिल्क रोड जैसी प्रमुख वाणिज्यिक राहें विकसित हुईं, जिनके जरिए चीन की चाय, रेशम, चीन की चमड़ा और ज्वेलरी, पश्चिमी एशिया का मसाले, यूरोप का मोती और अफ्रीका का सोना एवं हीरा एक दूसरे से जुड़ गए। यह व्यापारिक मार्ग, जो लाखों मील की दूरी पर फैला था, केवल वस्तुओं का आदान प्रदान ही नहीं, बल्कि विचारों, कलाओं और सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी जरिया था। इस्लामिक खजाने और रियासतों ने इन मार्गों को सुरक्षित बनाने के लिए मजबूत दीवारें और क्वारे खड़े किए। इन रास्तों पर चलने वाले व्यापारी, जिन्हें अली बाबा की तरह याद किया जाता है, न केवल वस्त्र, सोना और मसाले लाते थे, बल्कि नई तकनीकों, विज्ञान और दर्शन को भी अपने साथ ले जाते थे। मुद्रा प्रणाली की बात करें तो इस्लामिक हुकूमतों ने अपनी मुद्रा को एक स्थिर और भरोसेमंद आधार पर स्थापित किया। इस्लामिक दीनार और दिरहम का प्रचलन, जो 7वीं सदी में खलीफा उमर रजी अल्लाहु अन्हु के समय शुरू हुआ, ने विश्वव्यापी मुद्रा प्रणाली का आधार स्थापित किया। इन मुद्राओं पर कुरान की आयतें और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत के नक्काशी विश्वसनीयता का प्रतीक थीं। इन मुद्राओं ने व्यापारिक लेन देन को आसान बनाया और एक ऐसी आर्थिक स्थिरता पैदा की जिसने व्यापारिक लेन देन को पारदर्शी और भरोसेमंद बना दिया। इसके अलावा इस्लामिक वित्त प्रणाली ने, जैसे कि रिबा, ब्याज से दूर रहकर सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया। लोन, व्यापार और व्यवसाय के लिए इस प्रणाली ने एक नैतिक और स्थायी आधार तैयार किया, जिससे समाज में समानता और न्याय का वातावरण बना। इस्लामिक आर्थिक सोच, जिसने माले-खिर और माले-ज़कात के सिद्धांतों को केंद्र में रखा, ने खुद को एक मजबूत और स्थिर आर्थिक व्यवस्था में तब्दील कर लिया। आधुनिक काल में भी इस विरासत का प्रभाव हमारे विश्वव्यापी व्यापार और आर्थिक तंत्र पर स्पष्ट झलकता है। अरब देशों की आर्थिक ताकत, उनके तेल उद्योग और वैश्विक वित्तीय संस्थानों में मुसलमान देशों की भूमिका इसी विरासत का परिणाम है। यह उस समय का अद्भुत उदाहरण है जब व्यापार ने न केवल खजाने और माल का आदान प्रदान किया, बल्कि सभ्यता, संस्कृति और विचारों का भी संचार किया। इस्लामिक व्यापार की यह विरासत, जिसने समृद्धि, स्थिरता और नैतिकता का संगम प्रस्तुत किया, आज भी विश्व के विकास का आधार है। यह दिखाता है कि व्यापार और अर्थव्यवस्था न केवल माल का लेन देन है, बल्कि यह मानवता के सहअस्तित्व, भाईचारे और न्याय का आधार भी है। इस्लामिक आर्थिक सोच अपने समय की सीमाओं से परे आज भी मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनी हुई है, जो नई पीढ़ियों को प्रेरित करता है कि नैतिकता और विज्ञान का मेल सदैव सफलता की कुंजी है। यह विरासत इतिहास की उस अमर किताब का स्वर्ण पन्ना है, जिसने दुनिया को दिखाया कि व्यापार का असली मकसद सिर्फ माल की अदला-बदली नहीं, बल्कि मानवता का एकता और सद्भाव है। इस्लामिक व्यापारिक परंपरा ने विश्व को यह सिखाया कि यदि नैतिकता और विज्ञान दोनों को साथ लेकर चलें, तो कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं कि उसे हल न किया जा सके। यही विरासत हमें आज भी यह सिखाती है कि आर्थिक तरक्की का असली रहस्य नैतिकता, स्थिरता और भाईचारे में छुपा है। सदियों से चली आ रही यह परंपरा मानवता को यह संदेश देती है कि समृद्धि और न्याय का रास्ता सद्भाव और ईमानदारी से ही निकलता है। इस्लामिक सिक्का और व्यापार मार्गों की यह यात्रा हमें उस युग की अनमोल विरासत की याद दिलाती है, जब इस्लामिक हुकूमतों ने न सिर्फ अपने आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ किया, बल्कि विश्व के नक्शे पर एक नई तहजीब और तरक्की का सिलसिला शुरू किया। उस दौर की मुद्राएं, जिन पर कुरान की आयतें और हज़रत मुहम्मद की शहादत का नाम अंकित था, सिर्फ धन का प्रतीक नहीं थीं, बल्कि उस समय की नैतिकता, ईमानदारी और पारदर्शिता का प्रतिबिंब थीं। इन सिक्कों ने आर्थिक ईमानदारी को बढ़ावा दिया और व्यापारियों में भरोसे का माहौल कायम किया,
जिससे व्यापार की रफ्तार तेज हुई और मुआशरे में समृद्धि आई। व्यापार मार्ग जो सिल्क रोड की तरह विश्वव्यापी थे, न सिर्फ वस्तुओं का आदान प्रदान का माध्यम थे, बल्कि विचारों, विज्ञान और तहजीब के भी वाहक थे। इन मार्गों पर मुसाफिर और व्यापारी न सिर्फ दौलत का लेन देन करते थे, बल्कि आपसी समझ और सद्भाव का भी आदान प्रदान करते थे। इस्लामिक हुकूमतों की इस व्यवस्था ने यह साबित कर दिया कि स्थिरता, ईमानदारी और नैतिकता के साथ आर्थिक तरक्की संभव है। यह भव्य प्रणाली, जो उस समय के विज्ञान, कला और तालीम से भी जुड़े थी, आज भी हमें सिखाती है कि एक मजबूत आर्थिक ढांचा नैतिकता और नैतिक नेतृत्व के बिना अधूरा है। आज के समय में जब विश्व आर्थिक संकटों और असमानताओं का सामना कर रहा है, तो हमें उस सुनहरी विरासत से सीख लेनी चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था का सपना देखना चाहिए जहां आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और नैतिक जिम्मेदारी सर्वोपरि हो। इस्लामिक हुकूमतों ने यह दिखाया कि व्यापार और अर्थव्यवस्था केवल धन संचय का माध्यम नहीं, बल्कि समाज की बेहतरी का जरिया है। इस परंपरा को समझकर और उसकी शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने मुआशरे को अधिक न्यायसंगत, समान और स्थिर बना सकते हैं। अंत में यह याद रखना चाहिए कि असली समृद्धि उस दौलत से नहीं जो सिर्फ जेबों में है, बल्कि उस दौलत से है जो इंसानियत, नैतिकता और नैतिक मूल्यों के साथ जुड़ी हो। यदि हम अपने इतिहास से सीख लें, तो हम न केवल अपने मुआशरे को फिर से संवार सकते हैं, बल्कि विश्व में एक नई मिसाल कायम कर सकते हैं। क्योंकि असली तरक्की वही है जो इंसान को उसकी इंसानियत से जोड़ दे, और यकीन है कि उस वक्त की वह अमानत और उसूल आज भी हमें सही रास्ता दिखाते हैं। यह इतिहास है जो हमें याद दिलाता है कि समृद्धि का असली मतलब क्या है, वह जो नैतिकता और इंसानियत के साथ जुड़ा हो।